नमस्ते दोस्तों। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन लॉ इस लेक्चर की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके ब्रिटिश लॉ वाले वर्जन को डिटेल में डिस्कस किया था, तो शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपको प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक लाइन में समझाना चाहूं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, बट स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू अपॉन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन लॉ और ब्रिटिश लॉ में सिर्फ एक ही फर्क है, इंडियन लॉ ने इस कॉन्सेप्ट के काफी एक्सेप्शंस को ऐड किया, जिसे ये कॉन्सेप्ट काफी एक्यूरेट बन के आता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ में क्या होता था, मान लीजिए अगर आप किसी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियरी है लेकिन आप उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल परचेस एग्रीमेंट की पार्टी नहीं है, तो अगर उस ओरिजिनल परचेस एग्रीमेंट का कोई पार्टी आकर आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर दे, तो इवन दो यू आर बेनिफिशियरी टू दैट मतलब प्रॉपर्टी, आप उस प्रॉपर्टी के बेनिफिशियरी हो, फिर भी आप उस पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते थे, बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल परचेस एग्रीमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इस लूप होल का इंग्लिश लॉ में कई लोगों ने गंदे तरीके से इस्तेमाल किया और हमारे इंडियन लॉ मेकर्स ने इस चीज की तरफ गौर फरमाया। तो इसीलिए इंडियन लॉ मेकर्स ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आया, उसमें कई एक्सेप्शंस को ऐड किया, जिसमें इवन दो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल एग्रीमेंट यू कैन फाइल अ सूट अपॉन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है जो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। वो है सेस्टुइक्वे ट्रस्ट, मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली एग्रीमेंट्स। तीसरा एक्सेप्शन है कस्टोडियन असाइन बाय द कोर्ट। चौथा है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज। इसमें जो जो एक्सेप्शंस मेंशन्ड है, अगर वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिस्सा नहीं है, पार्टीज नहीं है, फिर भी वो प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को ऑपरेट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी का लाभ भी ले सकते हैं, इवन दो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल परचेस एग्रीमेंट और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट व्हाटसोएवर। तो हम लोग हर एक एक्सेप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सेस्टुइक्वे ट्रस्ट। इसका मतलब है बेनिफिशियरी अंडर अ ट्रस्ट और बेनिफिशियरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ अ पर्सन इज अ बेनिफिशियरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, then he has a right to participate in the contract even though he is not a party to original contract. Beneficiary under a contract और beneficiary under a trust, ये दोनों थोड़े अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बेनिफिशियरी अंडर अ ट्रस्ट भी समझाता हूं। ट्रस्ट जो है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर गवर्न किए जाते हैं। मैं आपका ही एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करिए आपके दादाजी ने यानी आपके ग्रैंडफादर ने आपके लिए एक ट्रस्ट क्रिएट किया और एक प्रॉपर्टी खरीद ली उस ट्रस्ट के अंदर। आपके नाम से एक ट्रस्ट लिया और उस ट्रस्ट के नाम से एक प्रॉपर्टी ली। आपके ग्रैंडफादर और आपके चाचा जी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि चाचा जी आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे, इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपकी जेब में जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, और जब भी जब भी ग्रैंडफादर मरेंगे ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दी जाएगी। तो कालानुवश आपके ग्रैंडफादर मर गए, चाचा की नीयत बिगड़ गई और उसने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर दिया और उसका जो प्रॉफिट है वो भी आपको देने से इनकार कर दिया, और उसने कहा कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप मुझ पे सूट फाइल भी नहीं कर सकते। लेकिन बेनिफिशियरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और बेनिफिशियरी अंडर अ ट्रस्ट एक एक्सेप्शन है। सो इवन दो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल परचेस एग्रीमेंट ऑफ द ट्रस्ट, even though you are not a part of original agreement between your grandfather and your चाचा, you can file a suit upon your चाचा, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी के उस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हो, इसीलिए you can file a suit upon the breach of original contract। दूसरा एक्सेप्शन है मैरिज सेटलमेंट। मैरिज सेटलमेंट जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज में होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज में जब भी बेटियों की शादी होती है तो एक प्रॉपर्टी उनके नाम पर कर दी जाती है एज अ पार्ट ऑफ मैरिज सेटलमेंट। अगर कोई फैमिली एक प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉपर्टी बेटी के नाम पर करने से इनकार कर दे, मैरिज सेटलमेंट देने से इनकार कर दे, सो शी कैन सू अपॉन द फैमिली इवन दो शी इज नॉट अ पार्टी टू द ओरिजिनल परचेस एग्रीमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। यानी एक बेटी के नाम पर कोई फ्लैट कर दिया जाना है, ऐसा तय हुआ है, और अगर किसी कारणवश वो फैमिली वाले वैसा करने से इनकार कर दे तो बेटी
हालांकि वो उस फ्लैट के ओरिजिनल परचेस एग्रीमेंट की पार्टी नहीं है, फिर भी शी कैन सू अपॉन द फैमिली, क्योंकि उन्होंने मैरिज सेटलमेंट करने से इनकार कर दिया। पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी भी एग्जैक्टली सिमिलर है एज टू दैट ऑफ मैरिज सेटलमेंट। अभी हम लोग फैमिली एग्रीमेंट्स की बात करते हैं। इमेजिन करिए एक इंसान है, उसके 10 वारिस है और 100 एकड़ की लैंड है, और उसने एक विल बनाया कि हर एक के हिस्से में एक 10-10 एकड़ की लैंड आएगी। वो मर गया, उसकी विल के अनुसार हर एक के हिस्से में 10-10 एकड़ की लैंड आई, लेकिन हर एक के हिस्से में जो टुकड़ा आया है वो उनको नामंजूर था। तो दे कैन मेक अ फैमिली एग्रीमेंट, यानी डीड ऑफ फैमिली अरेंजमेंट बना करके वो, अगर सारे मतलब सारे जो वारिस है वो प्रेजेंट है, वो एडल्ट है और किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तो वो एक साथ आकर डीड ऑफ फैमिली अरेंजमेंट बनाकर जिसके हिस्से में जो 10 एकड़ का टुकड़ा पसंद है वो अपने अपने हिसाब से ले सकता है। इवन दो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल विल, even though they are not a party to the original purchase agreement of the property, they can make a deed of family arrangement. This is an exception to the doctrine of privity of contract. अभी हम लोग तीसरे एक्सेप्शन की बात करते हैं, a custodian assigned by the court. A custodian assigned by the court of law has a right to manage the affairs relating to the property which he has been assigned by the court, even though he is not a party to the original contract of the property. ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप कोई कस्टोडियन हो जो जिसे कोर्ट ने अपॉइंट किया है, सो इवन दो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट है उस ओरिजिनल एग्रीमेंट की आप पार्टी नहीं हो, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको जो कमांड दिया है उसकी बदौलत आप उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हो। चौथा एक्सेप्शन है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज। इमेजिन करिए आप एक बिजनेसमैन हो और आपको ज्यादा टाइम नहीं होता, तो आपने एक एजेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी दी, जाओ ये प्रॉपर्टी खरीदो मेरे बिहाफ पे, और उस एजेंट ने वो प्रॉपर्टी का टोकन अमाउंट दे दिया, उस प्रॉपर्टी का सेल अमाउंट मतलब जो भी तय किया गया अमाउंट है वो सेलर को दे दिया, लेकिन सेलर किसी कारणवश वो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर करने से इनकार कर दे, सो यू कैन सू अपॉन द सेलर टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू यू। सेलर ये नहीं कह सकता कि आप ओरिजिनल परचेस एग्रीमेंट की प्रॉपर्टी नहीं हो, पार्टी नहीं हो, इसीलिए मैं आपको देने से इनकार करता हूं। ये सेलर नहीं कह सकता, क्योंकि आपने मतलब आपके एजेंट ने आपके बिहाफ पर वो प्रॉपर्टी खरीदा, सो यू आर ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। योर एजेंट इज जस्ट योर एजेंट एंड ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। इसीलिए आप उस सेलर के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं, इवन दो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल परचेस एग्रीमेंट। तो ये थे कुछ एक्सेप्शंस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस डॉक्ट्राइन के। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आ सकता है और 6 मार्क्स के लिए आ सकता है सेपरेटली अगर पूछा जाए तो। आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आप यहां तक बने हैं तो मेरे चैनल को गूगल पे पर कंट्रीब्यूट करिए, उसे सपोर्ट करिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel.